Greetings of the day. I am Dr. Subarna Jain, Assistant Professor Tirthankar Mahavir University. आज बात करते हैं कहानी विधा के आधुनिक युग के प्रभाव की कि जो कहानी विधा है उस पर किस प्रकार आधुनिक युग का प्रभाव पड़ा है। आधुनिक युग तक आते आते, क्योंकि हमने इससे पहले यही पढ़ा कि जो कहानी का विकास हुआ, जो उसका उद्गम हुआ, वो बिल्कुल ऋग्वेद से है, वैदिक संस्कृति से है। और वो जो कहानी है वो वैदिक संस्कृत से, लौकिक संस्कृत से, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में आई। और हिंदी में भी उसने आदिकाल, चारण काल, मध्यकाल के प्रेमाख्यानक, उन सबको पार करते हुए भारतेंदु युग से होते हुए फिर वेद युग में वो सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन से उसने अपना अस्तित्व धारण किया। और सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन में कहानी जो किशोरी लाल गोस्वामी जी की कहानी इंदुमती है, वहां से उसका अस्तित्व प्रारंभ हुआ। तो उस कहानी पर जो आधुनिक युग का प्रभाव है वो सर्वाधिक रहा है। आधुनिक युग में तकनीकी विकास के कारण मुद्रण और परिवहन के क्षेत्र में जो नए आविष्कार हुए, उन्होंने पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकों के प्रकाशन और वितरण, इन सभी चीजों में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला करके रख दिया। इन्होंने भी साहित्य पर प्रभाव डाला। ये जितनी भी एक साथ गतिविधियां हुई, पत्र पत्रिकाएं आई, पुस्तकों का प्रकाशन हुआ, उनका वितरण हुआ, चारों ओर एक जो मीडिया का विकास हुआ, तकनीकी का विकास हुआ, इससे जो साहित्य है उस पर बहुत तेजी से प्रभाव पड़ा। गतिविधियों के विकास को प्रोत्साहन मिला। और उसमें भी जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की सरस्वती पत्रिका के द्वारा उनके किए गए प्रयास हैं, उन्होंने तो गद्य विधा को एक नया रूप ही दे दिया, उसको उड़ान भरने के लिए नई डोर दे दी, नए सोपान प्रदान कर दिए। उपन्यास जैसे नितांत नई विधा के जन्म लेने में इन परिवर्तनों का पूरा पूरा योगदान है। उपन्यास आधुनिक युग में महत्वपूर्ण विधा बनकर उभरा, किंतु बाद में जब पत्र पत्रिकाओं का चलन शुरू हुआ तो उनके लिए आवश्यक था कि एक छोटी छोटी कथात्मक रचनाएं लिखी जाएं, और धीरे धीरे ये एक स्वतंत्र विधा के रूप में उभर कर आई। तो इन्हीं में जो विधा उभरी वो कहानी थी, क्योंकि उसे शॉर्ट स्टोरी के रूप में जाना जाता है, एक पक्ष के रूप में लिखी जाती है, छोटी सी कहानी है, बहुत तीव्रता से आगे की ओर बढ़ती है, आरंभ, मध्य और अंत की ओर पहुंचती है। तो ये जो कहानी है, ये कहानी बड़ी स्वतंत्र विधा के रूप में बहुत तेजी से एक साहित्यिक रूप लेकर के हुई। और इस दृष्टि से आज की कहानी अधिक पुरानी विधा नहीं, क्योंकि हम पहले भी बात कर चुके हैं, भले ही उसका आरंभ ऋग्वेद से है, भले ही उसका आरंभ जन भाषा के समय से है, लेकिन जो एक साहित्यिक रूप उसने धारण किया है वो उसका यही आकर के हुआ है। तो उपन्यास के समान आधुनिक ढंग की जो कहानियां हैं वो भी पश्चिम में पहले बहुत लिखी गई। यूरोप और अमेरिका के कहानीकारों ने कहानी विधा को एक नया रूप प्रदान किया। कहानी की लोकप्रियता के साथ साथ उसके स्वरूप में भी बहुत सारे परिवर्तन हुए। कहानी की रचना प्रक्रिया पर विचार हुआ। यह विचार इस प्रकार हुआ कि कहानी क्या है, उसका मानव जीवन से क्या संबंध है, उसकी रचना का क्या उद्देश्य है, तो ये पाठकों को कैसे प्रभावित करती है, क्या उससे मनोरंजन होता है या उससे किसी एक बहुत बड़े उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है। तो कहानी में घटना की प्रधानता होती है या कहीं पर चरित्र की या कुछ और प्रधान तत्व होता है। और फिर यह भी सवाल था कि उपन्यास और कहानी जो लगभग एक सी विधाएं दिखाई देती हैं, कलेवर को छोड़ करके, उनका जो एक पूरा विस्तृत कलेवर है उसके अंतर को छोड़ दें तो कुछ कुछ ये विधाएं एक सी लगती हैं, तत्व एक से, तो वे के ना अर्थों में एक दूसरे से भिन्न है। क्या उनमें केवल आकारगत भेद है, आकार की बात अभी मैंने कही, या कुछ अन्य भेद भी हैं। तो जो ज्यादा महत्वपूर्ण है और जिनके कारण उपन्यास और कहानी दो भिन्न विधाएं मानी जाती हैं, तो इन चीजों को लेकर उसमें एक आधुनिक प्रभाव दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त जो कहानी में हम आधुनिक प्रभाव की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि थोड़ा सा हम इस पे विस्तार से समझेंगे तो वो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्या है कि हिंदी कहानी का विकास
राष्ट्रीय मुक्ति चेतना के परिवेश में हुआ है। आपने देखा होगा कि बंग भंग से उत्पन्न जो जन असंतोष था, तिलक का ओजस्वी नेतृत्व था, महात्मा गांधी का उदय हुआ, भगत सिंह की शहादत हुई, ये जो राजनीतिक संदर्भ थे, इन्होंने हिंदी कहानी का जो रचनात्मक मिजाज था, उसका जो रचनात्मक स्वरूप था, उसको बहुत अधिक प्रभावित किया और ये एक आधुनिक प्रभाव के रूप में उस पर आया। जो पहला विश्व युद्ध था, उस समय विश्व युद्ध का देश की जो अर्थव्यवस्था थी, उस पर व्यापक प्रभाव पड़ा था। जो सबसे पहले विश्व युद्ध हुआ, उसमें देश की अर्थव्यवस्था पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। प्रसिद्ध सेनानी लोकमान्य तिलक जेल गए, वहां से आकर वो होम रूल का आंदोलन लेकर संघर्ष के पथ पर सक्रिय हुए। जलियांवाला बाग हत्याकांड, रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा सर की उपाधि का वापस किया जाना, ये सारी घटनाएं जनमानस को आंदोलित कर चुकी थी। 1920 में तिलक की मृत्यु के बाद भारतीय जनमानस को महात्मा गांधी का नेतृत्व मिला। ये वही समय है जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की सरस्वती पत्रिका के संपादन तक का काल चला है, द्विवेदी युग तक। उसके बाद में आगे का समय चला है छायावाद का। तो महात्मा गांधी का अब देखिए, क्योंकि 1900 से 1920 तक का जो युग है वो द्विवेदी युग के रूप में जाना जाता है। तो भारतीय जनमानस को महात्मा गांधी का नेतृत्व मिला और सन 1928 ईस्वी में पहली बार साइमन कमीशन का गहरा विरोध किया और इन घटनाओं से बुद्धिजीवी समाज पर राष्ट्रीयता का एक क्रमिक प्रभाव पड़ा और इन्होंने राष्ट्रीयता की पृष्ठभूमि पर कथा लिखना प्रारंभ किया। तो ये जो समय है आपका, वही समय चल रहा है जो कहानी के विकास का समय है, कहानी पर आधुनिक युग के प्रभाव का समय है। तो पुनरुत्थान की भावना ने रचनाकारों को नए सिरे से लिखने के लिए विवश किया। अंग्रेजों के जो चौतरफा शोषण है, उससे देश तो दुर्गति को प्राप्त हो ही रहा था। कहानीकारों ने इसे अनदेखा नहीं किया। उन्होंने मध्यम वर्ग को उभारा और वो उभरता चला गया और वो सामने आ चला। इसलिए बहुत सी कहानियां आपने देखा होगा कि जो इसके बाद की कहानियां हैं, 1920 के बाद की कहानियां हैं, छायावाद युग की कहानियां हैं, वो मध्यम वर्ग से संबंधित हैं। जो प्रेमचंद जी की कहानियां हैं, बहुसंख्यक किसानों को अंग्रेजी शासन और जो जितना भी बहुसंख्यक समाज था, तो उसका जो अंग्रेजी शासन है उस पर बहुत प्रभाव था और उसको लेकर भी काफी परिवर्तन देखने को मिलते हैं, क्योंकि हमने देखा है उस समय अंग्रेजों का प्रभाव ज्यादा था, उनके शोषण से लोग परेशान थे और जो बहुसंख्यक किसान हैं उन्होंने भी अंग्रेजों के शासन का आतंक सहा, अन्याय सहा है, उसे झेला है। जमींदारों के निरंकुश जो व्यवहार है, स्वेच्छाचार है, उसने बहुत सारे किसानों को केवल मजदूर बनने के लिए, मजबूर बनने के लिए बाध्य कर दिया। नगरीकरण और औद्योगिकरण के विस्तार ने गांव के भीतरी जीवन को प्रभावित किया था। रेनेसां के फलस्वरूप जो एक नई चेतना देश में उठी, वह हिंदी भाषी प्रदेशों में बहुत प्रकट है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इसे हिंदी पुनर्जागरण की संज्ञा दी है और ये हिंदी पुनर्जागरण पर काम करता है। तो सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार, नए मूल्यों की स्वीकृति, शिक्षा के महत्व को स्वीकार, धर्म संबंधी नई व्याख्याएं, बौद्धिकता और तर्कशीलता का प्रसार, ये सब इस जागरण के अंग है। पूंजीवादी व्यवस्था के प्रसार के फलस्वरूप व्यक्तिवाद का फैलाव शुरू हुआ, जिसमें परिवार समुदाय से जुड़े अनेक मूल्यों के विघटन में योग दिया गया। पाश्चात्य मानसिकता ने अनेक नैतिक और पारंपरिक मूल्यों के आगे प्रश्न चिन्ह लगा दिया। हर तरह से यह संक्रमण काल था और इन संक्रमणकालीन संदर्भों, विचारों और परिवर्तनों को कहानीकारों ने गंभीरता से लिया। यह आकस्मिक नहीं है कि राष्ट्रीयता की भावना बहुत सी कहानियों में एकदम स्पष्ट है।
और प्रायः सेवा, त्याग, मानवीय करुणा, सत्य आदि मूल्यों को जबरदस्त समर्थन दिया गया। स्वतंत्रता आंदोलन तीव्रता के साथ बढ़ने लगा। परिणाम स्वरूप देश के भीतर धीरे धीरे मानसिक तैयारियां आरंभ हो गई। संक्रमणकालीन संदर्भों, विचारों और परिवर्तनों को कहानीकारों ने गंभीरता से लिया। यह आकस्मिक नहीं है कि राष्ट्रीयता की भावना बहुत सी कहानियों में एकदम स्पष्ट दिखाई देती है। एक और प्रेमचंद, सुदर्शन, कौशिक, वृंदावन लाल वर्मा आदि कहानीकार तत्कालीन संदर्भों से जुड़े रहकर मानवीय और बुनियादी सरोकारों की कथात्मक रचाव देने में संलग्न थे। तो दूसरी ओर प्रसाद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, विनोद शंकर व्यास आदि की कहानियां सहज मानवीय धरातल पर प्रेम की जो मर्मज्ञता है उसका उद्घोष कर रही थी। तो राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के संदर्भ जो है वो प्रसाद आदि की कहानियों में पर्याप्त रूप से देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ हम कुल मिलाकर जो बात कर रहे हैं वो आधुनिक युग के प्रभाव की बात कर रहे हैं। तो जो आधुनिक युग का प्रभाव हमें कहानी पर दिखाई देता है उसके बहुत सारे बिंदु हमें देखने के लिए मिलते हैं, जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक युग में जो कहानी का एक परिवेश था उस पर एक प्रभाव दिखाई देता है। तो राष्ट्रीयता की पृष्ठभूमि पर कथा लेखन का कार्य आरंभ हुआ। जो कथाएं, कहानियां लिखी गई, जो उनका साहित्यिक कलेवर उठाया गया, उस पर राष्ट्रीयता का प्रभाव था, राष्ट्र प्रेम का प्रभाव था, राष्ट्रभक्ति का प्रभाव था। और इस प्रभाव से कहानियों में हमें बदलाव दिखाई देता है। ये जो कहानी थी इसके स्वरूप पर जो प्रभाव पड़ा उसमें हमें एक चीज और दिखाई देती है, उपदेशात्मकता दिखाई देती है, सामाजिकता का प्रभाव दिखाई देता है कि जो 20वीं शताब्दी के आरंभ में भारत की सामाजिक परिस्थितियां थी वो सभी दिशाओं में बर्बर थी। उनके पुनरुत्थान में 3 समाज सुधारक शक्तियां कार्य कर रही थी। पहली तो आर्य समाज की थी, जो हमारे समाज के अंधविश्वास और अनैतिक रूढ़ियों को उखाड़ फेंकने के लिए प्रयत्नशील थी, जैसे बाल विवाह, विधवा विवाह, वृद्ध विवाह, बहु विवाह आदि ये सब जो सामाजिक विकृतियां हैं, तो इन सबके विरुद्ध एक आंदोलन कर रही थी। दूसरी शक्ति कांग्रेस की, वह समाज चेतना थी जिसमें अछूत समस्या, हरिजन समस्या, मद्य निषेध आदि के विरुद्ध सत्याग्रह का प्रयोग था। और तीसरी शक्ति ब्रह्म समाजियों के परिष्करण नीति की थी, जो धर्म और समाज की आडंबरपूर्ण विकृतियां नहीं सहन कर सकती थी। तो इस जो कहानी है, इस कहानी में आधुनिक युग की ये तीनों शक्तियां कार्य कर रही थी और इन तीनों शक्तियों के कारण जो सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक उथल पुथल मची हुई थी उसका प्रभाव हम कहानी में देखते हैं। कहानी में ये सारे प्रभाव हमें दिखाई देते हैं। तो जो भी समस्याएं थी उस समय और जो भी उनके समाधान के लिए आंदोलन चल रहे थे और जो भी बदलाव समाज में दिखाई दे रहे थे और व्यक्तियों के हृदय में जो जागृति आ रही थी, उस सब ने कहानीकार को प्रभावित किया और यही कारण था कि कहानियों में वो प्रभाव दिखाई दिया। इसी के साथ साथ कहानियों में जन साधारण की सहभागिता के अंकन का प्रयास होने लगा। हमने पहली बात बताई कि कहानी में जो आधुनिक युग के प्रभाव के रूप में हम देखते हैं वो राष्ट्रीयता का प्रभाव देखते हैं। दूसरी बात हमने जो बताई, कहानी में हम जो देखते हैं वो जो प्रभाव है वो यथार्थ का प्रभाव है, समाज का प्रभाव है, जो कि हमें दिखाई कहानी के अंदर और जिसने प्रत्येक जनमानस को झकझोरा। और वो जो एक जन सामान्य है उसके प्रति हृदय से जुड़ते हुए वो कहानीकार है, उसने सामाजिकता का पुट अपनी कहानी में लिया, उपदेशात्मक पुट उसने अपनी कहानी में लिया। दूसरी चीज हमने ये बताई। तीसरी चीज, जो जन सामान्य है उसे उसने कहानी से जोड़ दिया। जन सामान्य को जोड़ने का मतलब है कि कहानी में जो सामाजिक जन साधारण है उसकी सहभागिता का अंकन हुआ, जैसे मजदूर हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, किसान हैं, गरीब लोग
हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, तो ये सब जनसाधारण जो हैं वो सब कहानी के पात्र हुए। और जब वो पात्र होंगे तो जो समाज में एक निचले स्तर की समस्याएं हम देखते हैं वो हमारी कहानियों में अभिव्यक्त होंगी, समाज तक पहुंचेंगी। तो जो वो शिक्षा जो कहानीकार देना चाह रहा है उसको देने में संभव होगा। तो हम देखते हैं कि निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, सामान्य, जन सामान्य कहानियों का विषय। अगली चीज जो आई इस आधुनिक युग में वैज्ञानिक युग का आगमन था, उसकी सूचना थी, तो उस और जो यथार्थ था उसका आग्रह था। तो 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में समस्त यूरोप में एक औद्योगिक क्रांति का एक प्रबल झोंका आया, जो एक शक्तिशाली झंझावात बनकर सब जगह फैला और सारा वातावरण भौतिकवादी और अर्ध प्रधान हो गया। हस्तकला के स्थान पर कल कारखाने, मशीनों का युग आ गया, उद्योग धंधे, पूंजीपतियों का अधिकार हो गया वहां पर, और श्रमजीवी और कलाकार इनके आश्रित होने लगे। उदर पोषण के लिए श्रमजीवियों को कारखानों में घोर परिश्रम करना पड़ा। शिक्षा का भी प्रसार उच्च वर्ग के समाज से निम्न वर्ग तक हो चला। तो ये जो एक परिवर्तन हुआ, जो ये वैज्ञानिक युग के आगमन की सूचना हुई, जो यथार्थ सामने दिखाई दिया, ये सब कहानी से जुड़ा, इस सब ने कहानी को प्रभावित किया। ये आधुनिक युग का प्रभाव था। तो जो वैज्ञानिक युग है उसका आगमन कहानीकारों की कल्पना के स्थान पर उनके जीवन का यथार्थ चित्रण करना उन्होंने आरंभ किया। तो ये भी इसी का पक्ष है, इसी आधुनिक युग के प्रभाव का पक्ष है। तो इसके अतिरिक्त हम देखते हैं जो विज्ञान है वो तो जुड़ा ही, वैज्ञानिक चीजें जुड़ी, उद्योग धंधे जुड़े, और इसी के साथ साथ भौतिकता और अर्थवत्ता, ये सारी चीजें कहानी में यथार्थ रूप में प्रस्तुत की गई कहानीकारों के द्वारा। तो इस प्रकार जो वैज्ञानिक युग है उसके आगमन के पश्चात शिक्षा का प्रचार बढ़ा। वैज्ञानिक युग में नारी शिक्षित होकर पुरुषों के अधीन नहीं रहना चाहती थी, ये विषय भी कहानियों से जुड़ा। और स्वतंत्र अस्तित्व लेकर वो स्वावलंबी होकर खुले गगन में उड़ना चाहती थी। तो ये सारे विषय जो हैं ये कहानी से जुड़े। तो इस रूप में हम कहानी पर आधुनिक युग का प्रभाव देखते हैं। और आधुनिक युग में जो कहानी है वो उपन्यास से भिन्न होकर चली, और किस रूप में भिन्न होकर चली, अब अगली बात इस पर करेंगे कि उपन्यास और कहानी में जो अंतर है वो हम किस दृष्टि से देखते हैं। कि केवल आकार का ही भेद मात्र है, कि उपन्यास का आकार बहुत बड़ा है और कहानी का आकार छोटा है, केवल यही भेद है, या अन्य भी भेद हैं जिनके कारण हम उपन्यास को और कहानी को दो अलग अलग रूपों में देखते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उपन्यास और कहानी में अंतर की। तो सवालों का उत्तर हम इस आखिरी प्रश्न का उत्तर खोजने से आरंभ करते हैं कि शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने कोई उपन्यास ना पढ़ा। कोई साहित्यिक उपन्यास ना भी पढ़ा हो तो जासूसी, रोमानी उपन्यास जरूर पढ़े होंगे। अगर आप इन उपन्यासों की तुलना कहानी से करें तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि लंबे से लंबे कहानी भी छोटे से छोटे उपन्यास के आकार में छोटी होती है। लेकिन आकार में फर्क अनायास नहीं आता, परंतु उपन्यास और कहानी में सबसे बड़ा जो फर्क है वो ये है कि उपन्यास में जीवन का एक व्यापक चित्रण किया जा सकता है, लेकिन कहानी में जीवन के व्यापक चित्रण की कहीं कोई गुंजाइश नहीं। कहानीकार जीवन के एक ऐसे दृश्य को, ऐसे खंड को, ऐसे पक्ष को, ऐसी घटना को, एक अनुभव को कहानी का आधार बनाता है, जो एक विशेष स्वरूप से युक्त हो। जबकि उपन्यासकार एक साथ बहुत सारी घटनाओं को, अनुभवों को प्रस्तुत करता है और उसमें पूरा जो एक जो पूरा का पूरा एक व्यापक चित्रण है जीवन का, उसको करता है, उसके समस्त पक्षों को उकेरने का प्रयास करता है।
जबकि रचनाकार जीवन की कहानी, जीवन की किसी एक घटना या छोटे खंड का चित्रण करेगा जो कहानीकार है, तो उसके साथ ही उस घटना या अनुभव से जुड़े पात्रों की संख्या अपने आप ही सीमित हो जाएगी। उसके लिए घटनाओं के विस्तृत विवरण या छोटे से छोटे ब्यौरे देने की गुंजाइश नहीं रहेगी। तो वह अपने विचारों को एक सांकेतिक रूप में प्रस्तुत करता है, एक सारगर्भित रूप में प्रस्तुत करता है, जबकि उपन्यास में मूल अंतर जीवन की एक व्यापक अभिव्यक्ति के रूप में हमें दिखाई देता है। जीवन के किसी खंड की अभिव्यक्ति से ये बात तय होता है कि ये उपन्यास है या कहानी है, तो उसके स्वरूप का निर्धारण करते हैं। इसके साथ ही प्रत्येक कहानीकार का कहानी कहने का अपना अलग नजरिया है, अपना अलग ढंग है, अपनी एक अलग शैली है, वो सबके द्वारा एक सी नहीं हो सकती। और कहानीकार के सामने कहानी लिखने का कोई ना कोई कारण जरूर होता है, उद्देश्य जरूर होता है, निरुद्देश्य तो कोई रचना नहीं होती। वो किसी ना किसी लक्ष्य को लेकर के चलता है, कोई शिक्षा वो समाज को देना चाहता है, कोई बात वो अपने पाठकों तक पहुंचाना चाहता है। बस वही जो बात है, वही जो शिक्षा है, वही जो उसका एक लक्ष्य है, वही कहानी का प्रतिपाद्य है। तो इस रूप में कहानी कहने का अपना एक निश्चित उद्देश्य होता है। कहानी केवल लोकप्रिय विधा है यही नहीं कहेंगे, लोकप्रिय विधा होने के साथ साथ कहानी एक ऐसी विधा है जो तत्काल पाठक के हृदय को आड़ोलित करती है और उसे उस शिक्षा से जोड़ देती है जो शिक्षा उसमें नहीं, जो प्रमुख प्रतिपाद्य उसमें निहित है, वो कहानी अपने उस प्रतिपाद्य को पाठक के हृदय में उतार देती है और इस तरीके से उतारती है कि पाठक उसको आत्मसात करता है। जब समय आता है तो उसे वो याद जरूर आता है। आपने भी देखा होगा, मान लीजिए किसी ने आपसे कोई विशेष बात कही, ठीक है, आपको नहीं इतनी समझ में आई और आप उस बात को भूल जाएंगे, उसे इग्नोर कर देंगे, है ना, अनायास छोड़ देंगे, चलो ठीक है जो कहा सही है, कुछ रिप्लाई भी देते हैं, कुछ नहीं भी देते हैं, सबका अपना किसी बात को सुन करके समझने का, आत्मसात करने का और उसको मतलब कि कहने सुनने का एक अलग नजरिया है। हर व्यक्ति उसी समय रिप्लाई नहीं करता, ठीक है, लेकिन जब उसी पक्ष से संबंधित कोई बात हमारे सामने आती है तो हमें वो चीज याद आती है कि नहीं ऐसा कहा था और ये सही है, आज ये बात है। मान लीजिए हम एक शब्द यहाँ पर ये कहते हैं कि एक एक उपदेश के रूप में एक कहानी के द्वारा हमने ये शिक्षा देनी चाहिए कि किसी भी बात को करने से पहले और उसको अप्लाई करने से पहले ध्यान से सुनिए, समझिए, ठीक है, तब अपना मंतव्य दीजिए, तब बोलिए। अब इस बात को यूं ही सुनकर कोई ठीक है उपेक्षित कर देता है, सही है, कह दिया होगा किसी ने, लेकिन जब हम मान लीजिए किसी धरातल पर खड़े हैं, कोई एक विशेष कार्य के प्रयोजन पर खड़े हैं और अचानक अनायास पहले ही बोल पड़ते हैं, अपनी बात बोल पड़ते हैं, उसका गलत इफेक्ट पड़ता है, तब कही हुई ये बात याद आती है, उसने कहा था कि पहले ध्यान से सुनो उसके बाद में बोलो। यहाँ तो हम नुकसान कर बैठे, फिर वो शिक्षा जीवन में आगे तक जुड़ जाए, उसे दोबारा कहने की जरूरत नहीं। जैसे एक भारवी जी का एक जो संस्कृत के महाकवि हैं, महाकवि भारवी, तो उनके विषय में एक किंवदंती है, किंवदंती भी कहानी का ही कार्य करती है। और जो किंवदंती है वो ये है कि जो भारवी थे उन्होंने 5 वर्ष की आयु से लिखना प्रारंभ कर दिया था और बहुत अच्छा लिखते थे साहित्य और एक बहुत प्रकांड विद्वान थे। तो जैसे जैसे बड़े हुए शास्त्रार्थ करते थे, तो बड़े बड़े जो पंडित हैं उन तक को वो हरा देते थे और किसी भी प्रकार से कोई उनसे जीत नहीं पाता था। आलम ये था कि एक एक व्यक्ति उनकी प्रशंसा करता था भारवी की। अब बालक बुद्धि है, एक प्रश्न हमेशा आता था कि चारों ओर प्रशंसा होती है लेकिन पिताजी प्रशंसा नहीं करते हैं। तो बालक बुद्धि है और वो ऐसा समझते हैं कि पूरे संसार में हर कोई तो जो भी मिलता है वो प्रशंसा करता है, लेकिन एक मात्र हमारे पिताजी हैं जो उसकी प्रशंसा नहीं करते। तो एक आक्रोश जो है वो भारवी के मन में बैठ जाता है कि केवल इन्हीं को छोड़ करके और बाकी सभी तो प्रशंसा करते हैं, शायद ये मेरी तरक्की से
थोड़ा ईर्ष्या करते हैं। तो ऐसा सोचकर भारवी जो है वो एक दिन विचार बना लेते हैं कि हम अपने पिता को ही मार देंगे, क्योंकि ये हमारी प्रशंसा से ईर्ष्या करते हैं। ऐसा सोच कर के और वो अपने पिता को मारने के लिए उनकी जो घाट होती थी पहले पुराने ज़माने में, ऐसा शब्द आता है, तो उसके नीचे बैठ जाते हैं। और उसी क्षण जो है उनकी जो माता है वो पिता से बात कर रही होती है और वो यही प्रश्न उठाती हैं कि सभी आपके पुत्र की प्रशंसा करते हैं, आप क्यों नहीं करते? तो पिता उत्तर देते हैं कि अगर पुत्र की प्रशंसा उसके मुख के सामने की रहेगी, तो उसके जो गुण हैं वो धीरे-धीरे दोष में बदलने शुरू हो जाएँगे और उसको अपने गुणों पर घमंड होना शुरू हो जाएगा। मुझे पता है कि मेरा पुत्र कितना विद्वान है और कितना कहना चाहिए कि कितना अधिक वो प्रशंसा का हकदार है। मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन उसके सामने कभी उसकी प्रशंसा नहीं करता कि कहीं मेरे द्वारा की गई प्रशंसा उसके लिए घातक ना हो जाए। बस ये शब्द सुनते हैं और भारवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी गलती की क्षमा मांगते हैं और इसके बाद में वो पंक्ति लिखते हैं कि सहसा न विदित, कि अचानक से बिना सोचे समझे कभी भी कोई कार्य नहीं करना चाहिए और अगर आप अचानक से कोई कार्य करते हैं तो वो हमेशा बहुत बड़ी समस्या का कारण होता है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके की मान लीजिए कोई शिक्षा सुनी और हम उस शिक्षा को शायद हो सकता है कि उस समय उपेक्षित कर दें। ये भी एक किंवदंती है, कहानियों से भी हम इसी प्रकार की शिक्षाएँ लेते हैं। लेकिन जब ऐसा समय हमारे सामने आता है और हमें ये चीज़ें याद आती हैं, तो ये हमेशा के लिए हमारे हृदय से, हमारे मन मस्तिष्क से जुड़ जाती हैं और इन शिक्षाओं को हम अपने जीवन में उतार लेते हैं। तो कहानी जो है इसी प्रकार से सीधे व्यक्ति के हृदय पर प्रहार करती है और उसके हृदय से जुड़कर उसके मस्तिष्क में विद्यमान हो जाती है और समय आने पर वो उसमें निहित जो प्रतिपाद्य है, उसमें निहित जो शिक्षा है, वो व्यक्ति के साथ जुड़ जाती है हमेशा के लिए। तो इसलिए कहानी लोकप्रिय भी है और कहानी का ये उद्देश्य भी है। तो ये कहानी लिखने का जो कहानीकार का एक कारण है, वो सबसे बड़ा कारण ये है कि वो बहुत बड़ी गूढ़ शिक्षाएँ अपने पाठकों को देना चाहता है, जो कहने मात्र से कभी समझ में नहीं आती, जो जब खुद उनका स्वाध्याय किया जाता है, अध्ययन किया जाता है और उनको अपने जीवन के साथ जोड़कर अनुभव किया जाता है, तभी वो शिक्षाएँ हमारे जीवन में उतरती हैं और हम उन्हें आत्मसात कर पाते हैं। इसके बाद हम देखें तो कहानी की समीक्षा के 6 तत्व होते हैं। ये जो 6 तत्व हैं, ये प्रत्येक कहानी में होते हैं, यानी कि ये प्रत्येक कहानी को मापने का एक कसौटी है, मापदंड है और संभव है कि कुछ कहानियों में इनमें से कुछ 1-2 बातें अधिक या महत्वपूर्ण ढंग से व्यक्त हुई हों, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके बिना कहानी की रचना हो सके। इन्हें ही हम कहानी के तत्व कहते हैं, क्योंकि ये कहानी में हमेशा विद्यमान रहते हैं और इन्हीं बातों को कहानी की शास्त्रीय भाषा में निम्नलिखित रूपों में व्यक्त किया गया है। सबसे पहला जो कहानी का तत्व है, वो है कथावस्तु और दूसरा जो तत्व है वो है पात्र या चरित्र चित्रण, तीसरा तत्व है देश काल या परिवेश, चौथा तत्व है संवाद और भाषा, पांचवा है शैली और छठा है उद्देश्य। कहीं कहीं पर कहानी के 7 तत्व कहे गए हैं और उसमें अभिनेयता को अलग से जोड़ा गया है और कहीं कहीं पर केवल यही 6 कहे गए हैं। तो कहानी के इन्हीं परंपरागत तत्वों को विवेचन का आधार बनाया गया है और इसके लिए इस इकाई में जो ये सारे तत्व हैं, इन्हें हम एक-एक करके समझाएँगे, आपको इनसे परिचित कराएँगे। लेकिन कहीं-कहीं पर कुछ अंतर मिलता है, जैसे संवाद है, भाषा और शैली है। इन 3 तत्वों को एक ही नाम यानी कि संरचना शिल्प भी दे दिया जाता है। ठीक है? उसमें आपका संवाद यानी कि कथोपकथन और भाषा और शैली, ये तीनों तत्व आ जाते हैं। तो उसे संरचना शिल्प का नाम दिया जाता है। यद्यपि इसके अंतर्गत ये जो 3 तत्व हैं, इनका विवेचन होगा। यह इसलिए कि ये तीनों तत्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये तीनों तत्व एक साथ रखे गए हैं। तो इसी तरह हमने उद्देश्य की बजाय प्रतिपाद्य कहा है, क्योंकि वो ज़्यादा उपयुक्त है। इस दृष्टि से हम इसके अंतर्गत कहानी के उद्देश्य के साथ-साथ उसकी रचनात्मक परिणति और रचनाकार की दृष्टि पर भी विचार कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से हम देखें तो कहानी के जो तत्व हैं वो कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, परिवेश, परिवेश का मतलब वही देश काल या वातावरण, संरचना शिल्प जिसमें कि हमारा संवाद,
भाषा और शैली, ये तीनों आ जाते हैं प्रतिपाद्य, जिसे हम उद्देश्य या लक्ष्य के रूप में जानते हैं। तो ये 5 तत्व हैं। तो कहीं पर 6, कहीं पर 5 और कहीं 7, तो वही है कि किसी को किसी में अंतर्भावित कर दिया गया है। जो ऊपर हमने 6 कहे, वहाँ हमने संवाद और भाषा और शैली को अलग लिया, लेकिन यहाँ हमने संरचना शिल्प में इन तीनों को एक साथ जोड़ दिया। कहीं-कहीं पर अभिनेता, लेकिन कहानी का अभिनेता तत्व नहीं है। अभिनेता तत्व जो है वो हमारे एकांकी में होता है, कहानी में नहीं होता, क्योंकि एकांकी का मंचन होता है, एकांकी का को अभिनीत किया जाता है, वो एक दृश्य विधा है। और कहानी जो है वो हमारी श्रव्य विधा के अंतर्गत आती है। कहानी का इसीलिए कहानी में अभिनेता तत्व नहीं आता। तो ये जो हमारे तत्व हैं, ये कहानी के तत्व हैं, जिनको कि हम एक-एक करके यहाँ जानेंगे कि कौन से तत्व का क्या महत्व है और क्या उसकी उस कहानी के लिए उपादेय है। तो इस विषय को यहीं पर पूरा करते हैं और अगले विषय में हम कथानक को लेंगे। धन्यवाद।